नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 का आगाज। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। नाबार्ड के अधिकारियों को दी नसीहत। प्रगति रिपोर्ट अच्छी न होने पर जताई नाराजगी। देहरादून में कांग्रेस का महंगाई पर हल्ला बोल। बिजली गैस सिलेंडर के दामों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सरकार का किया पुतला दहन। धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड के 1800 गांवों में पटवारी सिस्टम खत्म। अब रेगुलर पुलिस संभालेगी राजस्व। गांवों में सुरक्षा का जिम्मा। विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरने का 16वां दिन। कहा, काम साथ करने वाले कर्मचारी अभी भी कर रहे काम। विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं सुनी हमारी बात। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। मुख्य आरोपियों के नार्को टेस्ट पर 5 जनवरी को आएगा फैसला। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में नाबार्ड ने 2023-24 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा। रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में योगदान दिया है। वहीं पुलों के निर्माण व सुधार के लिए 27,042 मीटर पुलों के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही। आपको बता दें कि G20 के कार्यक्रम के लिए डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर की नाबार्ड को जिम्मेदारी मिली है, जिसकी मेजबानी नाबार्ड करेगा। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश के किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो नाबार्ड द्वारा लक्ष्य रखा गया है वह राज्य के कृषकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जहां हमारे प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ है, वहीं नाबार्ड के माध्यम से 28,000 करोड़ से अधिक की ऋण की योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए चल रही हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सब में नाबार्ड का योगदान है और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उसमें नाबार्ड की मदद मील का पत्थर साबित होगी। देहरादून में कांग्रेस के द्वारा एसले चौक पर बढ़ती महंगाई, बिजली के दाम, बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम के खिलाफ आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, जिसमें महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गगोई समेत कांग्रेस के कई नेता उपस्थित रहे। वहीं महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 1 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी ने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर महिलाओं को नई सौगात दी है। वहीं लगातार बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। बिजली के दाम बढ़ाने की सरकार दोबारा योजना बना रही है। वर्ष 2022 में यूपीसीएल के द्वारा सरकार द्वारा 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं और अब दोबारा से उनका एक प्रस्ताव आ रहा है, जिसमें उन्होंने 17% यूपीसीएल ने 17% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और साथ ही साथ जो भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार ने नागरिकों को नव वर्ष का तोहफा दिया है डोमेस्टिक गैस के रेट बढ़ा के, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना से अभी तक आम आदमी संभला नहीं है और बिजली की रेट की बढ़ोतरी, रसोई गैस की बढ़ोतरी, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदेश की नई डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने चार्ज लेने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें कि 23 साल से ज्यादा पहाड़ों में सेवाएं देने वाली नई डीजी हेल्थ ने प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही है। डीजी हेल्थ ने कहा कि सुदूर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर्स को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल की उपलब्धता भी हमारी प्राथमिकता है। डीजी हेल्थ का कहना है कि पहाड़ में विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्था की गई है, जिससे हम बड़ी संख्या में चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध करा सकें। मैंने जैसे पहले भी बताया कि सुदूर ग्रामीण और
और पहाड़ के उसमें डॉक्टर्स को पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी। और इसके संग संग डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल की उपलब्धता हो ताकि मरीज को इलाज के लिए दूर भटकना ना पड़े। हमारी प्लानिंग है कि विशेषज्ञ ज्यादा से ज्यादा हमारे उत्तराखंड में सेवाएं देने आए। इसके लिए हम लोग यू कोड वी पे के तर्ज पे उन्हें उनके मन मुताबिक पे देने की सोच रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ में आवास बहुत जरूरी है, तो आवास की व्यवस्था करने पर सोच रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ क्योंकि 2 या 3 साल बाद में जॉब में आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक विशेषज्ञ कैडर अलग भर्ती करें और उनको एक उच्च स्केल में दे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट हमारे उत्तरांचल में आए और हमारे स्पेशलिस्टों की कमी पूरी करें। जहां एक और ऋषभ पंत के हुए हादसे को लेकर धड़क में गड्ढे का मामला तेजी के साथ उभर रहा है, वहीं रुड़की मलकपुर चुंगी पर भी हाईवे में गड्ढा होने से एनआईएच पर कई सवालिया निशान खड़े करता नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की लीकेज के चलते यह सड़क धंसी है, जबकि जल संस्थान के लोगों को कई दिन पहले अवगत करा दिया गया था, पर उनकी लापरवाही के चलते आज सड़क नीचे दब गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोका और विभाग को सूचना दी। फिलहाल वहां पर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, पर एनएचआईएच या जल संस्थान का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ बता नहीं पा रहा। और यहाँ जो ये जो पानी का जो लीकेज हुई, वैसे पिछले मंगलवार को इन्होंने इनके जो एक अंडरग्राउंड बर्मा चला था, उस बर्मा चलने की वजह से यहाँ को जो ये पाइपलाइन जा रखी पल्ली साइड में, वो बर्मा उससे टच हो गया था। वो उन्होंने बताया था जिनका वो बर्मा चला था, तो वो उस टच होने से वो पानी की लीकेज इधर को आ गई और लीकेज आने के बावजूद जाएगी ये पानी सड़क के दोनों साइडों में जाएगी। वहाँ बीच में हुआ, वो फाल्ट बीच में आया और उन्होंने मट्टी के साथ साथ सारी मट्टी नीचे की निकालता हुआ बाहर चला गया। तो जब मैं सुबह आया तो उस समय जाएगी सड़क जाएगी जंप ले रही थी जाएगी, तो मैंने सोचा भाई एक बस में जाएगी 50-60 आदमी आते हैं और उसके बावजूद अगर वो जाएगी अपने घर नहीं पहुँचेंगे तो ये हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये PWD के बैरिकेड रखे हुए थे, मैंने उस जंप वाली जगह पे वो रख दिए जाए ताकि जाएगी ये बस अगर नहीं, वैसे तो इसमें वो नहीं है, वो तो पानी की उसकी वजह से कटाना है नीचे, वैसे तो कोई वो दिक्कत नहीं आई। विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 16वां दिन है। आपको बता दें कि विधानसभा गेट के बाहर विधानसभा बर्खास्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बर्खास्त कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है, जबकि कई इनके साथ काम करने वाले अन्य कई कर्मचारी अभी भी विधानसभा में काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हम 16 दिनों से विधानसभा गेट के बाहर धरना पर बैठे हैं और विधानसभा अध्यक्ष हमारी बात सुनने अभी तक नहीं पहुंची है। जारी है। आज उनके आंदोलन का 16वां दिन है। आपको बता दें कि विधानसभा गेट के बाहर विधानसभा बर्खास्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों से वो एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। बर्खास्त कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, जबकि उनके साथ कई काम करने वाले अभी भी अपने पदों पर कार्यरत हैं। आखिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? हम 16 दिनों से विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, पर विधानसभा अध्यक्ष हमारी बात सुनने अभी तक नहीं आई। सभी बर्खास्त कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन्हें उनके कार्य से बर्खास्त कर दिया गया, आखिर क्यों उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, जहां उनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारी अभी भी अपने पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। वहीं 16 दिन से आंदोलन करने के बावजूद भी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग लेके पिछले 16 दिनों से बैठे हुए हैं।
आज उनके आंदोलन का 16वां दिन है। विधानसभा गेट के बाहर विधानसभा बर्खास्त कर्मचारी पिछले 16 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, जबकि उनके साथ काम करने वाले अभी भी कुछ कर्मचारी अपने अपने पदों पर कार्यरत हैं। उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया और क्यों विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है और उनकी सुध नहीं ले रही। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां 16 दिनों से विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। आज इस आंदोलन का 16वां दिन है। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी पिछले 16 दिनों से इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इस आंदोलन पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं रख रही है, इनकी सुध नहीं ले रही और इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन कर्मचारियों की मांग है कि क्यों हमारे साथ ही भेदभाव किया गया है, जहां हमें हमारे पदों से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन हमारे साथ के कर्मचारी आज भी अपने पदों पर कार्यरत हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। आज उनके आंदोलन का 16वां दिन है और सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि क्यों उनके साथ ये भेदभाव किया गया, जहां उनको तो उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उन्हीं के साथ काम करने वाले कुछ कर्मचारी आज भी अपने अपने पदों पर कार्यरत है। और उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज भी उन्हें कोई उनके कार्य की कोई सुध नहीं ले रही है और धरना प्रदर्शन पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो क्या कुछ अधिक जानकारी है इस धरने प्रदर्शन को लेकर और विधानसभा अध्यक्ष का क्या कहना है इस पूरे प्रदर्शन पर? जी सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज बर्खास्त में विद्यार्थियों का परीक्षार्थी जो उन्होंने अभी जो विधानसभा में जो कार्यरत थे, आज बर्खास्त में उनका 16वां दिन हो गया है। लेकिन 16वें दिन भी तो विधानसभा गेट के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन एक कर रहे हैं। दिन में वो लोग उपवास भी रखते हैं और उसके बाद उनका धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है। लेकिन अभी तक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया। ना तो इन लोगों से मिला गया है, ना तो इनसे कोई भी बातचीत की गई। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आखिर हम 16 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, तो कोई भी या तो विधानसभा अध्यक्ष ना तो सरकार को हमारी सुध लेने की है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, उनका यह भी कहना था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, जो भी अंदर कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं, उन्हें भी सबसे पहली बात तो कोर्ट का यह फैसला आया था कि 22 से लेकर जितने भी अभी तक के का भर्ती है सभी को रद्द कर दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कर्मचारी अंदर, जो व्यक्ति अंदर कार्यरत हैं, उन्हीं पद पर, जिस पद पर ये लोग थे, उनमें से किसी को हटा दिया गया और बहुतों को अंदर कार्यरत भी है। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आखिर ऐसी बात क्यों हो रही है, कि किन्हीं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे कर्मचारी अभी तक कार्यरत हैं और बहुतों को निकाल दिया गया है। तो इसलिए इनका यह कहना है कि यदि नियुक्ति की जाए तो सभी को नियुक्त रखा जाए, कार्यरत किया जाए तो सभी को कार्यरत किया जाए, लेकिन इस तरीके का भेदभाव उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि जैसा इन लोग का 16 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, रितु खंडूरी 16 दिन में अभी तक एक बार भी इन्होंने इस आंदोलन के कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। ना तो रितु उनके तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई रवैया इस आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल सुधीर, मैं बताना चाह रहा हूं कि इनका एक आरोप, बहुत गंभीर आरोप था कि विधानसभा के गेट के बाहर जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा भी इन्हें उठाने का प्रयास किया गया और पुलिस भी लगभग इन्हें प्रत्येक दिन इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये लोग यहाँ से हट नहीं रहे और इनका एक स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन जब उनसे इस बात आज मेरी पर्सनली उनसे यह बात हुई, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि 1-2 दिन के अंतराल में उन्होंने सरकार के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इनकी सुध नहीं ली गई, इनसे आकर नहीं मिला गया, तो हो सकता है वो लोग आमरण अनशन पर भी बैठ जाएं। और अभी उपवास जो वो किया जा रहा है वो दिन के समय में ही उपवास रखा जा रहा है। लेकिन यदि सुध नहीं ली गई तो वो उस उपवास को और आगे बढ़ाएंगे और दिन रात यहाँ पर गेट पर बैठ करके यहाँ पर आंदोलन करेंगे और उपवास भी वह दिन रात का रखेंगे। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार हमारी सुध जल्द से जल्द ले ले और जितने भी नियुक्तियां रद्द की गई थी या जितने
जितने भी विद्यार्थियों को निकाला गया, या तो वो सभी विद्यार्थियों को वापस फिर से ले लिया जाए, या तो सभी की नियुक्ति को ही रद्द कर दी जाए। जी सुनिधि। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाईकोर्ट के आदेश ने हल्द्वानी, गफूर बस्ती, बनभूलपुरा के लोगों की नींद उड़ा दी है। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी शहर का एक हिस्सा घर में रहने नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है, जिसको लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को मामले पर फैसला करने की बात कहकर राहत ली, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तैयारियों से लोगों में दहशत फैली हुई है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। एक्स्ट्रा होमगार्ड की भी डिमांड किया है, तो ये भी जो है हमारे पास लगभग हमने 8 तारीख तक प्लान किया हुआ है कि फोर्स की जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। कुमाऊं रेंज से भी इसमें सिपाही लगाए जाएंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें प्रशासन से हमने जो JCB, पोकलैंड, ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे और जो है बाकी और अन्य चीज़ें, बैरिकेड्स, कई चीज़ें जो है प्रशासन से भी मांग किया है कि जो है वो पुलिस को मुहैया कराएंगे। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1000 से अधिक नशीले इंजेक्शनों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार जनपद में अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो थाना कुंडा के अंतर्गत ADTF की टीम बनी है SO साहब के नेतृत्व में, कल ये लोग शाम को चेकिंग कर रहे थे कि KBR हॉस्पिटल के पास। उसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि स्वार रामपुर से नशे के इंजेक्शन ले आकर के और आस पड़ोस के हमारे क्षेत्रों में बेचने का काम कर रहे हैं। और एक वाहन जो कि बाइक थी, उसमें 2 लड़के ये सवार थे। इनको रोक करके जब इनसे पूछताछ करी गई तो इनके पास जो कट्टा था उसमें लगभग 1494 इंजेक्शन मिले। ड्रग इंस्पेक्टर साहब को जब इन इंजेक्शनों के संबंध में रिपोर्ट ली गई तो उनके द्वारा इसके नशे की श्रेणी में प्रयुक्त करने के लिए रिपोर्ट दी गई और इसी में इन पे NDPS का मुकदमा पंजीकृत। काशीपुर में एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी और पुत्र का इलाज कराने के दौरान जिले के अपर मुख्य जिलाधिकारी ने निजी अस्पताल के स्टाफ पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तपन शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और SCMO की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रात्रि में मैं अपने बड़े बेटे के साथ खाना देने गया। खाना देने पर खाना खाने के उपरांत नर्स द्वारा एक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे मेरी वाइफ फेंट होकर फर्श पर गिर पड़ी। तुरंत मेरे द्वारा CPR किया गया वाइफ का और मैं कहूँगा पूर्ण पुनर्जीवित करा गया। तो नर्स को मैंने डांटा हल्का सा। नर्स के द्वारा स्टाफ को बुला लिया गया, एक कमरा बंद करके ना वीडियो बनाने दी और ना दुर्व्यवहार, अभद्रता, मारपीट तक करी गई, जिसके पश्चात मैंने SSP महोदय को फ़ोन द्वारा सूचित करा। पुलिस बल आया, तब जाकर हम लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिसकी तहरीर मैंने थाने में दे दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून प्रशासन अपना, पुलिस अपना कार्य कर रही है। शाम को जब आप देखने गए वहाँ पे तो उसी समय जो वहाँ पे नर्स थी उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया था, जिससे कि वो इनको ऐसा लगा कि बेहोश होने की स्थिति थे। तो ये भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है और एक्सपर्ट है, तो CPR दे करके और फिर इन्होंने प्रयास किया अपनी वाइफ को बचाने का। इसी बीच में इनका ये कहना है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो आकर के और इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब दुर्व्यवहार कर रहे थे तो आपके द्वारा उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, फिर उन्होंने वीडियो बनाने से भी रोका और इनका ये कहना है इनके द्वारा मारपीट की गई। हमने तत्काल पुलिस टीम भेज करके मौके से और दोनों पक्षों की बात सुनी है। SMO साहब के द्वारा एक FIR दी गई है, जिसमें हमारे द्वारा FIR रजिस्टर भी की गई है। इसमें वहाँ पे लगे हुए CCTV
ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कलिया थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 103.35 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक बेचकर कमाए करीब 6,500 रुपए बरामद किए गए हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस में नशे के तस्कर को करीब 11 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। स्मैक की तस्करी के मामले में संलिप्त एक अभियुक्त सद्दाम उर्फ गुल्लू निवासी कासमपुर पथरी को आज गिरफ्तार करने में कलियर थाने के थानाध्यक्ष जहांगीर अली और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से लगभग 103 ग्राम स्मैक, में इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक की बिक्री से अर्जित लगभग 6,500 रुपये बरामद किए गए हैं। उक्त अभियुक्त के बारे में पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही थी, क्योंकि इसके अवैध स्मैक के कारोबार में संलिप्त होने की खबरें लगातार मिल रही थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर 5 जनवरी को फैसला आएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे नार्को टेस्ट को लेकर अपना फैसला सुनाएंगी। तीनों आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए थे, जिसके बाद पूरे मामले में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। हत्यारोपियों के वकील अमित सजवाण ने नार्को टेस्ट न कराने को लेकर पैरवी की, तो वहीं एडवोकेट अजय कुमार ने नार्को टेस्ट कराने की मांग की। मामले में दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है, जिसके बाद 5 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बहस को सुना गया, इसमें नार्को टेस्ट में कि वो सहमत हैं या असहमत हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हम सहमत हैं ऑब्लिक असहमत हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप फ्री कंसर्न नहीं बताइए कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। इसमें आप ये दोनों चीज लेके नहीं चल सकते कि सहमत भी हों और असहमत भी हों। तो फ्री कंसर्न अगर कोर्ट एक बार उनसे वीसी से पूछताछ करेगी और अगर वो अपने बात बताते हैं कि हाँ हमारे अधिवक्ता द्वारा जो कहा गया है, तो कोर्ट उसको उसी रूप में लेगी कि ये सहमति है। आप ये चीज नहीं कह सकते कि मैं सहमत हूँ ऑब्लिक असहमत हूँ। अभियोजन पक्ष ने अपनी बातें रखी कि इनका जो है नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और हमने उसमें अपना पक्ष रखा था। उसमें अभियुक्तगण ने जेल से ये प्रार्थना पत्र दिया था कि वो नार्को पॉलीग्राफ करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कंडीशन थी, उनका ये कहना था कि पुलिस हमसे अधूरा सच न उगलवाए बल्कि पूरा सच पूछे कि अंकिता को धक्का किसने दिया। भाई हत्या का कोई मोटिव होता है, वो मोटिव क्या था, अंकिता के साथ जो उसका एक मित्र था पुष्प, उसके क्या संबंध थे, क्या परिस्थितियां ऐसी थी कि अंकिता जो है के साथ ये सब परिस्थितियां हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो उनकी जेल से प्रार्थना पत्र था कि भाई पूरा सच जो है सामने आए। अंकिता हत्याकांड वाले में नार्को और पॉलीग्राफ का मैं आज बहस थी, और उसमें एक्यूज की तरफ से अमित सजवाण और हरिद्वार से आए एक अनुज पुंडित थे, उनके द्वारा नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का विरोध किया गया। हमने प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये रखा कि इनका एक्यूजों को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक दफ़े 2 एक्यूज उसमें अपनी सहमति दे चुके हैं और एक एक्यूज ने अपनी सहमति नहीं दी। एसओजी देहात और ऋषिकेश पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुई ट्रैक्टर और ट्रॉली को मुजफ्फरनगर से बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में ऋषिकेश निवासी प्रेम कुमार की तहरीर पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा लिखा था, जिसके चलते ऋषिकेश पुलिस और एसओजी की ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए लगातार सुगारसी की, और इसके साथ ही घटनास्थल और उसके आसपास के कई सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया गया। पूरे मामले में 3 आरोपियों को चोरी के ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। 30 तारीख को एक सर्वहारा नगर काले की ढाल है यहाँ पर ऋषिकेश में, वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई थी। उसमें 2 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मामला पंजीकृत करके जो है 24 घंटे के अंदर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है मुजफ्फरनगर रामपुर तेरहा से आगे एक बागो वाला चौरा है, वहाँ से इसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें 3 जो इन्वॉल्व जो अक्यूज थे, राहुल कश्यप, नितिन सैनी और नितिन कश्यप, इनकी अरेस्टिंग हुई है, और इसमें उस पूरे घटनाक्रम को अनावरण करने के लिए हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में बिजली के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब राज्य नाम मात्र का ऊर्जा प्रदेश रह गया है, क्योंकि सरकार आए दिन बिजली के दाम बढ़ाए जा रही है। जिस राज्य में बेतहाशा बिजली पैदा हो रही है, वहीं दूसरे राज्यों से अधिक दामों के लोगों को बिजली दी जा रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल ने कहा कि यह सरकार आम लोगों की समस्याओं को दरकिनार करने वाली सरकार है।
सरकार ने आज बिजली के दामों में साल के पहले दिन ही जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि की है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है। तो आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन किया और हम लोग पुतला दहन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार निरंतर हर चीज में अपनी बढ़ोतरी कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने ऊर्जा प्रदेश में, जिसको हम ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, वहाँ जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं निंदनीय है और सरकार जिसे कहते हैं कि अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में अमेता में स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। अमेता ग्रामीण विकास संगठन के शिष्टमंडल ने सल्ट विधायक महेश जीना को सिराओं से पाताल लिंक मार्ग, अमेता में जन मिलन केंद्र खोलने, देवता नदी पर पुल, अमेता गांव स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सल्ट विधायक महेश जीना ने अमेता में जन मिलन केंद्र खोलने के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक महेश जीना ने कहा कि सिराओं से पाताल लिंक मार्ग बनने का कार्य जल्द किया जाएगा। श्री महेश जीना जी को सिराओं से पाताल रोड को लिंक करने के लिए विज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ में डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने के लिए जन मिलन केंद्र बनाने और देवता नदी पर पुल के लिए विज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये रोड आगे एक्सटेंड किया जाएगा जनवरी में और जन मिलन केंद्र के लिए 2 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत किए। इसके साथ ही 10 स्ट्रीट लाइट की भी उन्होंने